Hello friends, welcome all of you on Indica Yes by Aditya sir. आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आए हैं जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एज वेल एज स्टेट टीसीएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इस सेगमेंट से प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये कॉन्सेप्चुअल ज्यादातर मेंस में इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं कि स्टेट टीसीएस और यूपीएससी में आए हैं। हमारा टॉपिक्स है डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। दोस्तों, भारत एक ऐसा समाज है, एक ऐसा सोसाइटी है जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बहुत सारी विविधता देखे जाते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके ऊपर में हम कॉन्सेप्चुअल विजन डेवलप करेंगे और यूपीएससी के अप्रोच को समझ के इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करें उस पर फोकस करेंगे। भारतीय समाज अपनी विविधता के लिए जानी जाती है। डाइवर्सिटी के कई सारे डायमेंशंस हैं। देयर आर सो मेनी डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटीज। इसमें पहला जो है कास्ट डाइवर्सिटीज है, जातिगत विविधता है। भारत में हजारों जातियां हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था से हुई है, जो कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मेंशन्ड है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण ऋग्वेद में चर्चा की गई है। इन्हीं में से निकल के जात व्यवस्था की उत्पत्ति हुई और आगे चल करके अलग अलग ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के आधार पे बहुत सारे जातियों का निर्माण हुआ। प्राचीन काल से अभी तक भारत में यदि देखा जाए तो सैकड़ों शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। ओबीसी, पिछड़े जो वर्ग या जाति कहने के हिसाब से उसमें उस कैटेगरीज में आते हैं। साथ साथ और बहुत सारे इसमें जातिगत विविधता देखी जा सकती है। दूसरा जो हमारा है, जाति को एक्सप्लेन करने के बाद दूसरी जो आयाम है वह हम धार्मिक विविधता को हम एक्सप्लेन करेंगे। भारत धर्म के आधार पर में एक रिलीजियस प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, धार्मिक रूप से बहुलता वाला समाज है। भारतीय समाज में अनुमानतः अप्रोक्सीमेटली 80% हिंदू, अभी कुछ कम गए हैं लेटेस्ट सेंसस में 79 पॉइंट समथिंग आया है हिंदू पॉपुलेशन। मुस्लिम 13.4%, क्रिश्चियन 2.3%, सिख 1.9%, बुद्धिज्म 0.8% और जैनिज्म 0.4% है। ये तो डेटा है सेंसस 2011 जो हमारा बेस सेंसस है। अब हिंदू समाज में भी यदि देखेंगे तो हिंदू समाज में बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। हिंदू धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय के लोग, शैव संप्रदाय के लोग, शाक्त संप्रदाय के लोग, अलग अलग सेक्ट और कल्ट हैं। वैसे ही मुस्लिम समाज में भी सेक्ट हैं, अलग अलग धार्मिक विचारधाराओं को लेकर के जो अलग तरीके हैं। जैसे शिया और सुन्नी दो प्रमुख संप्रदाय हैं। इसमें भी जातिगत व्यवस्था देखी जा सकती है। मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे स्ट्रेटिफिकेशंस हैं, पठान मुस्लिम, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, अशरफ, अजलफ, बहुत सारे इसमें कैटेगरीज मेंशन्ड हैं। तो मुस्लिम धर्म भी अपने आप में बहुत विविधतापूर्ण धर्म है। तीसरा क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म में भी देखेंगे तो भारत में रोमन कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट और केरल में सीरियन क्रिश्चियंस, ये ग्रुप्स हैं। सिख में भी ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं। बुद्धिज्म में आप हिनायान, महायान, वज्रयान, यानी बुद्ध बौद्ध धर्म अपने आप में भी बहुत सारा डाइवर्सिटीज और लिए हुए है। जैन धर्म में भी यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर
ये क्या कहते हैं प्रमुख संप्रदाय हैं। तो धर्म के आधार पर, इसके अलावा भारत में जनजातीय लोगों की अलग अलग धर्म हैं और बहुत सारे पंथ और कल्ट हैं। तो धर्म के आधार पर में देखा जाए तो भारत एक बहुलता वाला समाज है। इसके अलावा हम ट्राइबल, तीसरा जो हमारा आयाम है वह है जनजातीय डाइवर्सिटीज, ट्राइबल डाइवर्सिटीज। भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 6.9% यानी 7% के आसपास ट्राइबल जनजातियों की जनसंख्या है। भारत में सबसे ज्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में रहते हैं। गोंड और भील सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व भारत में भी जनजातीय बहुल एरिया माना जाता है। खासी और गारो जनजाति जो मातृसत्तात्मक मैट्रिलिनियल कम्युनिटी से आते हैं वह काफी पॉपुलर है, मेघालय में है। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार में आपको जरवा, ओंजे और सेंटिलेनीज, ये प्रमुख ऐसी जनजातियां हैं जो इंडेंजर्ड ट्राइब्स में आते हैं। भारत में सैकड़ों जनजातियां हैं। अलग अलग जनजाति की कल्चर, भाषा, संस्कृति, उनके ट्रेडिशन, उनके परंपरा अलग अलग हैं। भारत में वैसा राज्य जहां की टोटल जनसंख्या का सबसे ज्यादा जनजाति रहता है वह है लक्षद्वीप और मिजोरम। पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां की जनजातीय जनसंख्या बिल्कुल ही नहीं है। सबसे ज्यादा सुपरलेटिव्स में यदि देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति रहते हैं और छिटपुट भारत के लगभग अलग अलग राज्यों में जनजातियों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। चौथा जो भारतीय समाज में विविधता का जो आयाम है वह है रेशियल डाइवर्सिटीज, प्रजातीय विविधता। डॉक्टर रिजले एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने भारत की जनसंख्या को 4 प्रमुख रेशियल क्लासिफिकेशन यानी प्रजातियों में बांटा है। इंडो आर्यन, मेजोरिटी ऑफ जो इंडिया के लोग हैं इंडो आर्यन हैं, 70% लगभग। उसके बाद मंगोलॉइड जो कि नॉर्थ ईस्ट में खास करके देखने को मिलेंगे। द्रविडियन, साउथ इंडिया में इनकी जनसंख्या है लगभग 20% के आसपास। निग्रिटो बहुत ही कम है, जो कि अंडमान निकोबार में जरवा, ओंजे और सेंटिलेनीज ट्राइब हैं, वह निग्रिटो प्रजाति के होते हैं। भारत में एक समस्या है रेशियलिज्म। उत्तर पूर्व के स्टेट में इस तरह की समस्या, प्रजातिवाद, काफी इसके आधार पे कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष काफी पॉपुलर रहा है। तो भारत में अलग अलग प्रजाति के लोग म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के साथ रह रहे हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वह है डाइवर्स एथनिक कंपोजिशन, मल्टीकल्चरलिज्म। भारतीय समाज में अलग अलग एथनिक, अलग अलग कल्चरल समुदाय के लोग हैं। उनकी कल्चर, उनकी ट्रेडिशन, उनकी परंपरा बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वह है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, भाषाई विविधता। भाषाई विविधता को यदि हम देखें तो भारत में हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं 41.3%, अब डेटा में पीपीटी में देख पा रहे होंगे। हिंदी के बाद जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वह है बंगाली, 8.11%। थर्ड नंबर पे तेलुगु 7.9%। फोर्थ पे मराठी 6.99%। तमिल 5.91%। उर्दू 5.22%। और उसके बाद रेस्ट जो है, जो बोले जाने वाली भाषा है, 5%। इसमें यदि लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो भारत के 75% जो लोग हैं वह इंडो आर्यन फैमिली के भाषा बोलते हैं। 20% लोग द्रविडियन फैमिली के भाषा बोलते हैं, द्रविड़ फैमिली के, खास करके साउथ इंडिया में। और हिंदी और इंग्लिश को हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पहचान मिला। तो भारत एक ऐसा देश है, कहा गया कि कोश कोश पे पानी बदले 7 कोस पे बानी, यानी भारत में यानी खान पीन, हॉस्पिटैलिटी और भाषा थोड़ी थोड़ी दूर पे बदलता चला जाता है। तो अब भाषाई आधार पर में हमारे
जब 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट पारित हुआ तो 14 राज्यों का जो गठन हुआ था वह भाषा के आधार पर हुआ था। तो ओवरऑल भारत में एक ऐसा देश है, आप चाइना में देखेंगे तो एक ही भाषा बोली जाती है, अमेरिका में एक भाषा डोमिनेटिंग है, लेकिन हमारे देश में भाषा के आधार पर में बहुत ज्यादा विविधता है, इसी भाषाई विविधता का। अब भारत में भाषा को लेकर के एक इशू है लिंग्विज्म। लिंग्विज्म यानी भाषावाद। अब इसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है, कन्नड़ वर्सेस मराठी कॉन्फ्लिक्ट है, आसामीज वर्सेस बंगाली, आसाम और बंगाली भाषाओं में तनाव है, हिंदी और साउथ इंडियन। अब ये भाषा को लेकर के बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये भाषाई तनाव को लेकर के, उसके कॉजेज क्या हैं? लव ऑफ लिटरेचर, हर एक आदमी कहेंगे हमारा साहित्य हमारा भाषा सबसे बेस्ट है। ज्योग्राफिकल कॉज, भाषा कहीं ना कहीं एक भौगोलिक सीमा से जुड़ा है। यदि आप कहेंगे आप मान लीजिए कि हरियाणवी बोलते हैं तो डेफिनेटली है कि आपका लोकेशन हरियाणा या किसी ऐसे प्रदेशों से होगा। कोई यदि मलयालम तमिल या तेलुगु बोलता है तो पता चल जाता है कि ये भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से रहने वाला है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 में बना और उस आधार पे हमारे यहाँ 14 राज्यों का गठन हुआ था। ये भी एक कहीं ना कहीं से भाषावाद को बढ़ावा देते हैं। पॉलिटिकल कॉज, कई बार भाषा को पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकली उसको ये करके एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के रूप में हमारे यहाँ होते हैं। और साइकोलॉजिकल कॉज, मनोवैज्ञानिक कारण, यानी भाषा कहीं ना कहीं से हमारे इमोशन, हमारी भावना और हमारी मना स्थिति में बैठ जाती है, मदर टंग खास करके जो हम बचपन से सुनते आए हैं, और उन चीजों को लेकर के रिजिडिटी बहुत ज्यादा होना कहीं ना कहीं से कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। सो ये जो पॉइंट है, इसके अलावा हमारे क्या कहते हैं, भाषावाद जो है इसके कई सारे परिणाम हैं। परिणाम की चर्चा करेंगे जिसमें कि इंक्रीजिंग रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद को यह बढ़ावा देता है। इससे बहुत सारे, सेकेंड पॉइंट, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इससे बहुत ज्यादा विकसित हुए हैं भाषावाद के कारण। पॉलिटिकल माइनॉरिटीज, पॉलिटिकल माइनॉरिटीज, हु आर द पॉलिटिकल माइनॉरिटीज, खास करके वीमेन जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है, ऐसे धार्मिक समूह जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है, ऐसे सोशल ग्रुप्स जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है। तो भाषाई आधार पे कहीं ना कहीं ये लोग फायदे में नहीं रहे। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट, भाषा को लेकर के पृथक राज्यों की मांग। आज मैथिली स्पीकिंग पीपुल कह रहे हैं हमको मिथिलांचल बनाना है, भोजपुरी स्पीकिंग बोलेंगे हमको पूर्वांचल बनाना है, बुंदेलखंड की डिमांड, सौराष्ट्र की डिमांड, गोरखालैंड की डिमांड। तो ये सारे कहीं ना कहीं भाषा से जुड़े हुए हैं। और जब इस तरह की चीजें बढ़ती है किसी समाज में तो इससे क्या होगा? इरोजन ऑफ नेशनल फीलिंग, यानी राष्ट्रवाद की भावना कमजोर पड़ती चली जाती है। और इसके साथ साथ हमारे देश में इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी काफी बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज के अलग अलग पहलू को दिखाना है। फिर हम पॉलिटिकल डाइवर्सिटीज को दिखा सकते हैं। पॉलिटिकल डाइवर्सिटीज में देखेंगे कि इंडिया में किस तरह से पॉलिटिकल डाइवर्सिटीज है, रीजनल लेवल के पार्टी कितने अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजनल पार्टियां काम करती हैं, नेशनल लेवल पे बहुत सारे नेशनल पार्टी हैं हमारे देश में। तो इस तरह से आप अमेरिका में देखेंगे तो दो पार्टी ही है, चाइना में एक ही पार्टी है, लेकिन हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे हैं, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो एक पॉलिटिकली इंडिया किस तरह से डाइवर्सिफाइड कंट्रीज है, आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज की हम बात करेंगे, आर्थिक रूप से भारतीय समाज कितना विविध है। यहाँ पे रूरल और अर्बन में डिफरेंस दिखाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में के लोगों का पर कैपिटा इनकम, वहाँ के लोगों का जो आर्थिक क्रियाकलाप है, शहरी क्षेत्र के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम, इनका जो क्रियाकलाप है, आज सर्विस सेक्टर्स कैसे बढ़ रहा है हमारे यहाँ, मतलब स्टेट्स के बीच में गया, बहुत सारे रिच स्टेट हैं, बहुत सारे पुअर स्टेट्स हैं, ठीक है नहीं? तो इन सब चीजों को हम दिखाएंगे, नहीं? तो पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, पूछा गया कि भारतीय समाज में डाइवर्सिटीज के किन्हीं तीन आयामों की चर्चा करें। अब ये तीन आयाम में इनमें से किन्हीं तीन पॉइंट्स को लेकर के आप एक्सप्लेन कीजिए, सिस्टमेटिक उसको एक्सप्लेन कीजिए, कॉम्पैक्ट रूप से उसको रखिए,
और दिखाइए कि किस तरह से ये भारतीय समाज एक डाइवर्सिफाइड समाज है। और उन डाइवर्सिटी में यूनिटी को भी दिखाइए कि इतनी विविधता लिए हुए भी है भारतीय समाज, और इन सब के बीच हम किस तरह से नेशनल यूनिटी, राष्ट्रवाद की भावना हमारे यहाँ फल फूल रही है और आगे बढ़ रही है। यानी भारतीय समाज की जो डाइवर्सिटीज है, यानी विविधता है, कहीं से भी राष्ट्रवादी चेतना के विकास में अवरोधक नहीं रहा, बाधक नहीं रहा। सो इन चीजों को ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद हो या डाइवर्सिटीज हो, आज जब हम ब्रिटिश के खिलाफ हम युद्ध लड़ रहे थे तो उसमें ट्राइबल लोगों का भी साथ रहा, किसानों का साथ रहा, हर एक तबके के लोग, हर एक जाति के लोगों ने एकजुट होकर के हमने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किए। तो हमारी एक तरह से राष्ट्र भारतीयता हमारी एक पहचान है। हम अलग अलग कल्चर, संस्कृति, भाषा में रहते हुए भी हम पहले भारतीय हैं। हम पहले मतलब इंडियानेस यानी भारतीयता के स्पिरिट के साथ जीते हैं, अब वो हमारा सर्वोपरि है। तो कहीं से भी ये जो डाइवर्सिटीज है राष्ट्रवादी चेतना के विकास में अवरोधक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इन चीजों को आप अच्छे से समझ के इनके ऊपर में व्यू बनाना है।